हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन प्लांट किंगडम चैप्टर को ख़त्म करेंगे। एंड ये जो पूरा चैप्टर है एंजियोस्पर्म यहाँ पे लास्ट टॉपिक होगा। एंड दूसरी चीज़ ये कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट बायोटेक्नोलॉजी। ऑफ कोर्स इट्स अ पार्ट ऑफ अ क्लास 12 एंड तुम लोगों के बोर्ड्स भी पास में आ रहे हैं। एंड आई विश कि क्लास 12 के बोर्ड्स तुम लोगों के अच्छे से हो जाए, क्योंकि वो भी पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही रहता है। एंड तुम्हारी नीट का भी रिवीजन साथ साथ में अच्छे से हो जाए। सो कल से अपन क्लास 12th स्टार्ट करेंगे। एंड इस वजह से, क्योंकि बोर्ड्स आ रहे हैं, इस वजह से मुझे बीच में छोड़ना पड़ेगा क्लास 11th को। सो आगे जब अपन जितने भी चैप्टर्स अब लेंगे वो सारे क्लास 12th के लेंगे। तो आई स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक चैप्टर, दैट इज द बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। सो ये पूरा जो चैप्टर रहेगा वो इजी रहेगा। एंड आई विल ट्राई कि ये जो चैप्टर है दोनों आपके बायोटेक्नोलॉजी के दोनों जो चैप्टर्स हैं उनको कम से कम टाइम में ख़त्म कर दिया जाए। लाइक और दोनों मिला के 4 डेज में मैं ख़त्म कर दूँ उनको। एंड ऐसे जल्दी जल्दी आपके जो बोर्ड की तैयारी भी हो जाए। आई होप बायोलॉजी का मैं लेट नहीं हूँ। एंड ऑफ कोर्स नीट की भी तैयारी हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर today's session, that is the plant kingdom. And this is the last session of the plant kingdom, and I also will pause the 11th class here. Okay, so let's get start with this gymnosperm. सो अगर मैं जिम्नोस्पर्म्स की बात करूँ तो ये जो जिम्नोस्पर्म्स थे ना बेटा, तो ये जो थे बेसिकली आपके ऐसे प्लांट्स थे जिनमें सीड्स जो हैं वो मतलब कवर नहीं थे। ठीक है। सो जिम्नो में जिम्नोस का मतलब क्या होता है? नेकेड। एंड स्पर्मी का मतलब क्या होता है? सीड। दैट इज द नेकेड सीड वहां पे प्रेजेंट होते थे, आर प्रेजेंट इन विच द ओव्यूल्स आर नॉट enclosed बाय एनी ओवरी वॉल। ठीक है। किसी भी ओवरी वॉल से enclosed नहीं होते यहाँ पे। ठीक। एंड रिमेन एक्सपोज्ड बोथ बिफोर एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। पहले भी और फर्टिलाइजेशन के बाद भी ओवरी वॉल से कवर नहीं रहते। कौन? आपके ओव्यूल्स। ठीक है। द सीड्स दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड, दैट इज द नेकेड। वही रिपीट हो रही है लाइन। जिम्नोस्पर्म्स इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज और द टॉल ट्रीज एंड द श्रब्स, मतलब हर रेंज मिल जाएगी। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म द जाइंट रेडवुड ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है। लाइक जब आप टेस्ट सीरीज देते हो तो वहाँ पे जब आपका वो एक चैप्टर वाइज जब सीरीज चलती है, तो जब वहाँ पर इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं तो ये वाला पार्ट भी, ये वाली जो लाइन है स्पेसिफिकली पूछी जाती है। सो जाइंट रेडवुड ट्री सिकोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज। ठीक है। सो ये सबसे ज्यादा लंबा टॉल प्लांट है। कौन सा? आपके जाइंट रेडवुड ट्री सिकोया। ठीक है। नाउ द रूट आर जनरली टैप रूट। कैसी होती है? टैप रूट। क्लास 12th में जब अपन फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, सॉरी, जब अपन क्लास 11th में मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे, आई एम सॉरी, तब वहां पर अपन टाइप्स ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एक होता है टैप रूट, एक होता है फाइब्रस रूट। सो टैप रूट इज बेसिकली आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर वहां पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। सो ये जो टैप रूट होता है ना, ये आपको जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म दोनों में देखने को मिलता है। एंड एंजियोस्पर्म में मोनोकॉट, सॉरी, डाइकॉट्स में देखने को मिलता है। वहीं पे मोनोकॉट्स की बात करूं तो वहां पे फाइब्रस रूट देखने को मिलती है, मतलब वहां पे स्टेम से डायरेक्टली रूट अराइज होती है इस तरीके से। ठीक है। नाउ roots in some genera have a fungal association in the form of mycorrhiza, while in some other, that is in the cycas, a small specialized root called caraloid roots are associated with the nitrogen fixing bacteria. Again a very important point, बहुत बार इधर से क्वेश्चन पूछा जाता है। So
कुछ आपके जिम्नोस्पर्म्स जो हैं वो एक कोई फंगल एसोसिएशन बनाते हैं, कुछ आपके बैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन में रहते हैं। सो जो आपके फंगस के साथ एसोसिएशन में रहता है वो है पाइनस, ठीक है? सो जब पाइनस और फंगस सॉरी जब पाइनस का रूट और फंगल का एसोसिएशन होता है, सो उससे फॉर्म होता है माइकोराइज़ा। क्या फॉर्म होगा? माइकोराइज़ा। वहीं पे जब साइकस बैक्टीरिया के साथ कौन-सा साइनोबैक्टीरिया के साथ फॉर्मेशन करता है, तो ये बेसिकली क्या करता है, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करता है। कौन-सा? साइनोबैक्टीरिया, ठीक है? सो साइकस की स्पेशलाइज्ड रूट होती है जिसके साथ साइनोबैक्टीरिया एसोसिएट करता है, उस रूट को बोलते हैं कैरोलोइड रूट। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि साइकस को नाइट्रोजन फिक्सिंग करने वाली एक चीज़ चाहिए होती है, क्योंकि उसमें वो जो पर्टिकुलर नाइट्रोजन फिक्सिंग करने की एबिलिटी होती है, वो कम होती है। ठीक, दैट्स व्हाई ये साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन में आता है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो ये दोनों ही पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। The stems of the unbranched, that is the साइकस में होता है, एंड पाइनस में ब्रांच्ड होता है, पाइनस और सिट्रस में। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत बार पूछ लेते हैं, ठीक है? सो इसको भी याद रखना कि स्टेम्स जो होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं, ब्रांच्ड भी हो सकते हैं। अनब्रांच्ड आपको साइकस में देखने को मिल जाएंगे, ब्रांच्ड आपको पाइनस और सिट्रस में देखने को मिल जाएंगे। द लीव्स में बी सिंपल और कंपाउंड, आपके सिंपल भी हो सकते हो, कंपाउंड भी हो सकते हैं। एंड इन साइकस द पिन्नेट लीव्स परसिस्ट फॉर अ फ्यू ईयर्स। पिन्नेट लीव्स, साइकस में जो पिन्नेट लीव्स होती है वो कुछ सालों तक ही रहती हैं। द लीव्स इन द जिम्नोस्पर्म्स आर वेल अडेप्टेड टू विदस्टैंड एक्सट्रीम ऑफ द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड्स। सो जिम्नोस्पर्म्स की लीव्स इतनी ज़्यादा कैपेबल होती है, इतनी ज़्यादा मतलब अपने आप को इस तरीके से बना लेती है कि वो बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा सर्दी में मतलब डिफरेंट एक्सट्रीम्स ऑफ द टेम्परेचर को वो झेल सकती हैं, ठीक है? चाहे वो ह्यूमिडिटी हो, चाहे वो विंड हो, हर तरीके से वो झेल सकती हैं। अब मैं बात करूँ कॉनिफ़र्स की, सो कॉनिफ़र्स का सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल होता है क्रिसमस ट्री। अगर तुम लोगों ने क्रिसमस ट्री देखा है, तो क्रिसमस ट्री में कैसे प्लांट्स होते हैं, वो जो लीव्स होती है बहुत पॉइंटेड पॉइंटेड सी रहती है, ठीक है? सो दे हैव अ नीडल लाइक लीफ रिड्यूसेस द सरफेस एरिया, ठीक है? कैसा होता है, उनका जो सरफेस एरिया होता है वो रिड्यूस्ड होता है। इन्हीं लीव्स के ऊपर थिक क्यूटिकल भी प्रेजेंट होती है और इनका स्टोमेटा कैसा होता है, संकन होता है। अगेन दीज टू पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो बच्चों ये पूरा चैप्टर ही इतना इम्पोर्टेंट है कि मुझे ये लेना पड़ा है स्टार्टिंग में, बिकॉज ये जो चैप्टर है ये 5 टू 6 क्वेश्चंस कैरी करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने पूरी स्लाइड्स में अभी तक जितना भी पढ़ाया है, हर एक स्लाइड में कहीं न कहीं एक लाइन ऐसी आ जाती है जहाँ से क्वेश्चन उठ-उठ के आते हैं। सो बेसिकली ये जो कॉनिफर्स हैं इनमें इसीलिए इस तरीके का ऐसा लीव्स होती है कि क्योंकि ये ऐसी हार्श कंडीशन में रहते हैं जहाँ से वाटर लॉस ना हो सके, ठीक है? सो टू प्रिवेंट द वाटर लॉस, उनका स्टोमेटा नीचे की तरफ होता है, दबे हुए होते हैं, संकन होते हैं, सरफेस एरिया भी रिड्यूस होता है ताकि मैक्सिमम वाटर लॉस ना हो सके। तो ये एक इम्पोर्टेंट वर्क करता है, ठीक है? नाउ द जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस। जिम्नोस्पर्म्स कैसे होते हैं? हेटेरोस्पोरस होते हैं, ठीक है? दे प्रोड्यूस अ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। आपके ये कैसे होते हैं? जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं ये हेटेरोस्पोरस होते हैं, ये हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर प्रोड्यूस करते हैं। टू काइंड ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द स्पोरेंजिया दैट आर बोर्न ऑन अ स्पोरोफिल्स, ठीक है? अपन ने टेरिडोफाइट्स में पढ़ा था, स्पोरोफिल्स मतलब आपके स्पोरोफिल पे क्या प्रेजेंट होगा, सॉरी स्पोरेंजिया पे क्या प्रेजेंट होगा, स्पोरोफिल्स,
ठीक है, सो विच आर अरेंज स्पाइरली अलोंग द एक्सिस टू फॉर्म अ लैक्स और कॉम्पैक्ट स्ट्रोबुलाई और कोन। ये स्पोरोफिल इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं कि इस तरीके का कोन लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्म करते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो, स्ट्रोबुलाई। इन्हीं स्ट्रोबुलाई पे माइक्रोस्पोरोफिल्स प्रेजेंट होती है और माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है एंड आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रोबुलाई। सो जहां पर भी माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा उसको आप या फिर माइक्रोस्पोरेंजिएट बोलोगे या फिर मेल स्ट्रोबुलाई बोलोगे। द माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू अ मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन। ठीक है, माइक्रोस्पोर हमेशा क्या बनाएगा, मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन बनाएगा, which is highly reduced and conified to only a limited number of cells। so बहुत ज़्यादा reduced होते हैं, इसी वजह से वो बहुत मतलब इतने ज़्यादा रिड्यूस होते हैं, इतने ज़्यादा क्वान्टिफाइड होते हैं कि वो एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ सेल्स तक ही सीमित रह जाता है। लेट्स सपोज 8 सेल, 7 सेल, 9 सेल, 10 सेल, बस हैंडफुल ऑफ सेल्स। दे रिड्यूस दिस रिड्यूस गैमेटोफाइट इज कॉल्ड पोलन ग्रेन। ठीक है, इसी को आप क्या बोलते हो, पोलन ग्रेन भी बोलते हो। द डेवलपमेंट ऑफ द पोलन ग्रेन टेक प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। सो ये वर्ड याद रख लो, ये आपको एंजियोस्पर्म में भी काम आएगा। ठीक है, सो माइक्रोस्पोरेंजिया मतलब जो स्पोर्स कंटेन कर रहा है। ठीक है, सो छोटे स्पोर्स क्या है, बेसिकली आपके पोलन ग्रेन्स हैं। ठीक, एंड इसके अंदर ही क्या प्रेजेंट होगा, मेल गैमीट प्रेजेंट होगा। द कोन बेयरिंग मेगास्पोरोफिल विथ ओव्यूल्स आर मेगास्पोरेंजिया। ठीक है, जैसे अपन ने मेल के बारे में पढ़ा, अब हम फीमेल के बारे में पढ़ेंगे। सो अगर हम फीमेल की बात करें तो वो वाला कौन सा स्पोरोफिल होगा, उसे हम बोलेंगे मेगास्पोरोफिल, जिसमें ओव्यूल प्रेजेंट होगा। इसी को ही हम मैक्रोस्पोरेंजिएट भी बोल सकते हैं या फिर फीमेल स्ट्रोबुलाई भी बोल सकते हैं। The male and the female cones or the strobili may be born on the same tree pinus। ठीक है, सो ये वाला पॉइंट यहाँ इम्पोर्टेंट है कि पाइनस कैसा है, ये आपका मोनोश्रेयस है, मतलब यहाँ पे एक ही घर प्रेजेंट है, यानी कि आपका पाइनस पे दोनों ही मेल और फीमेल दोनों ही कोन प्रेजेंट होते हैं, दोनों ही स्ट्रोबुलाई प्रेजेंट होते हैं। Now, however, in cycas, male cones and megasporophyll are born on the different trees। Done। Important line है because इसमें example आ रहा है मोनोशियस और डायोशियस का, तो ये आपको याद रखना है। Megaspore mother cell is differentiated from one of the nucellus। Megaspore mother cell कहाँ से आपका derived होगा, एक nucellus होता है, उनके cells में से derived होगा। Nucellus is a protected by envelope and the composite structure is called an ovule। सो ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस होता है एंड इन्हीं न्यूसेलस की सेल से आपके मेगास्पोर मदर सेल प्रोड्यूस होते हैं। नाउ द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द मेगास्पोरोफिल्स। अब ओव्यूल्स कहाँ आपके आ रहे थे, दे आर ऑन द मेगास्पोरोफिल्स which can be again clustered to form a female cone। The megaspore mother cell divide meiotically। This is an important line कि आपके जो मेगास्पोर होते हैं ना, वो मियोटिकली डिवाइड करते हैं टू फॉर्म अ 4 मेगास्पोरेंजिएट। मियोटिकली डिवाइड करेंगे ताकि 4 हैप्लॉइड वाले मेगास्पोर्स मिल सके एंड इसमें से कोई एक एग बन जाएगा और उससे जाके फर्टिलाइज कर जाएगा आपका पोलन ग्रेन से निकला हुआ गैमीट and it will form the zygote। So one of the megaspore enclosed within the megasporangium develop into a multicellular female gametophyte that bears 2 or more archegonia, that is the female sex organ। The multicellular female gametophyte also retained within the same megasporangia। सो आपके ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है, ये कहाँ पे रेस्ट करेगी, मेगास्पोरेंजियम में ही रेस्ट करेगी। ठीक है, now unlike bryophytes and pteridophytes, gymnosperms, the male and the female gametophyte do not have an independent of free living existence। जैसे कि पिछले दोनों स्लाइड्स में, दैट इज टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट में,
मैंने बताया था कि ब्रायोफाइट में जो गैमेटोफाइट होता है उसमें वो आपका कैसा होता है, एक लीडिंग फेज होता है, ठीक है, डोमिनेटिंग फेज होता है। वहीं पे टेरिडोफाइट में ऑल्दो स्पोरोफाइट जो था वो आपका डोमिनेटिंग फेज था, बट यहाँ पे जो गैमेटोफाइट है वो फ्री लिविंग ही होता है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता। लेकिन यहाँ जिम्नोस्पर्म में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट नहीं है, फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस उसकी नहीं है। इट इज completely dependent on the sporophyte for its nutrition. So they remain within the sporangia, retained on the sporophyte. The pollen grain is released from the microsporangium. अब जो मेल वाला पार्ट होगा, जो माइक्रोस्पोरेंजियम होगा, वो आपका पोलन ग्रेन रिलीज करेगा। ये पोलन ग्रेन हवा से होते हुए कहाँ जाएंगे, फीमेल या फिर मेगा स्पोरोफिल के ऊपर आएंगे, ठीक है। वहां से पोलन ट्यूब के सहारे जो मेल गैमीट होगा वो ग्रो करेगा। कहाँ की तरफ जाएगा, वो आर्किगोनिया की तरफ जाएगा, जहाँ पे ओव्यूल के अंदर आपके क्या प्रेजेंट होगा, एग प्रेजेंट होगा, ठीक है। Discharge their content near the mouth of the archegonia. Following the fertilization, the zygote develop into a embryo and the ovule into seeds. ठीक है। अब ये जो सीड होगा यहाँ पे कवर्ड नहीं होगा। डन। सो दिस इज योर जिम्नोस्पर्म। सो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो ये साइकस है, दिस इज द पाइनस एंड दिस इज द किंकगो। ठीक। आगे चलते हैं एंजियोस्पर्म की तरफ। एंजियोस्पर्म इन डिटेल अपन अगर देखें तो इसका जो सेक्सुअल वाला पार्ट है एंजियोस्पर्म का, विल डील इट इन अ क्लास 12th। एंड मोर्फोलॉजी वाला जो पार्ट है, या फिर मैं एक काम करूंगी, मैं मॉर्फोलॉजी और एंजियोस्पर्म जब मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दी फ्लावरिंग प्लांट जब पढ़ाऊंगी तो वो दोनों एक साथ ही पढ़ा दूंगी, सो दैट तुम लोग कोरिलेट कर पाओगे चीजों को, तो वो कंटिन्यूअसली हो जाएगा। ओके फाइन। So, unlike the gymnosperms where the ovules are naked, angiosperm में ऐसा नहीं होता। angiosperm में flowering plants होते हैं। So, जो pollen grains and the ovules are developed in a specialized structure, जिसे क्या बोलोगे आप, flower। ठीक है। So, ये flower के अंदर develop होते हैं, कौन, आपके दोनों ही ovules और pollen grain। In angiosperm the seeds are enclosed in the fruits। Of course ये बात है, जो आप fruits खाते हो उसके अंदर आपको seeds मिलते हैं ना। So the seeds are enclosed in the fruits. The angiosperms are an exceptionally large group of the plants and occurring in the wide range of habitat. So again a very important line, हो सकता है पूछ लें, अभी तक नहीं पूछा गया। The range in the size from, ये पूछा गया है कि छोटू सा वॉल्फिया प्लांट है, वो भी एंजियोस्पर्म है, बहुत छोटा है। एंड सबसे लंबा टॉलेस्ट ट्री यूकैलिप्टस 100 मीटर्स तक का भी एंजियोस्पर्म में देखा गया है, रिकॉर्ड किया गया है। अब हम एंजियोस्पर्म को एज अ फूड, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन और बहुत सारी चीजों के लिए भी यूज करते हैं। एंड दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डाइकोटिलेडन्स एंड मोनोकोटिलेडन्स। सो दिस कंप्लीट्स आवर प्लांट किंगडम चैप्टर। सो यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा फूल लगाया हुआ है मैंने। एंड यहाँ अगर आप देखोगे, सो दिस इज योर फीमेल पार्ट, ठीक है, जिसमें आपको स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी दिख रहा है। एंड दिस इज योर मेल पार्ट, जिसमें आपको ऊपर की तरफ जो येलो कलर का दिख रहा है उसे हम एंथर बोल रहे हैं। एंड ये वाला जो स्टेम जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है उसे स्टेमन बोल रहे हैं। ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स योर प्लांट किंगडम। एंड आई होप हमने एनसीईआरटी के एक लाइन, एक एक वर्ड अच्छे से कवर किया होगा, एंड आप लोगों को भी ये क्लास में मजा आया होगा। शॉर्ट थी क्लास, एंड कल से हम फॉर श्योर बायोटेक से स्टार्ट करेंगे। एंड मोस्ट प्रोबेबली क्लास 12th के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है पहले उनको कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून विद दिस चैनल अगर आपको इसी तरीके से एनसीईआरटी की एक एक लाइन को रिवाइज करना है। थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।